नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ लखनऊ से, जहां परिवार आईडी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी परिवार आईडी। परिवार आईडी से बढ़ेगी व्यवस्था में पारदर्शिता। हर पात्र परिवार पाएगा योजनाओं का लाभ। फैमिली पासबुक भी तैयार होगी। देख सकेंगे किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार है। अब तक मिले 78,000 आवेदन। हर परिवार की होगी खास आईडी। हर परिवार को रोजगार का लक्ष्य पूरा होगा। यूपी में परिवार इकाइयों का लाइव डेटाबेस। तो फैमिली पासबुक भी तैयार की जाएगी। देख सकेंगे किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो परिवार आईडी के लिए अब तैयारी है, जहां अब तक मिले 78,000 आवेदन। हर परिवार की होगी खास आईडी। तो परिवार आईडी को लेकर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हर परिवार को रोजगार का लक्ष्य पूरा होगा। तो यूपी में परिवार इकाइयों का लाइव डेटाबेस रिकॉर्ड होगा। परिवार आईडी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी परिवार आईडी। तो इसी के साथ परिवार आईडी से बढ़ेगी व्यवस्था में पारदर्शिता। सीएम योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश कि हर पात्र परिवार पाएगा योजनाओं का लाभ, और किस परिवार को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसका भी पूरा डाटा देखा जा सकेगा। लखनऊ से अगली खबर। निर्वाचित मेयर चेयरमैन की एक दिवसीय कार्यशाला आज। एक दिवसीय अभिमुखी कार्यशाला का आज होगा आयोजन। आईजीपी में अभिमुखी कार्यशाला आज होगी आयोजित। प्रदेश में पहली बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। नगरीय निकाय को विकास के संबंध में दी जाएगी जानकारी। नगरीय स्वशासन के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश में पहली बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। नगरीय निकायों के विकास के संबंध में दी जाएगी जानकारी। तो नगरीय स्वशासन के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। लखनऊ से अगली खबर। यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का शिलान्यास आज। राज्य आपदा प्रबंधन योजना का भी होगा शुभारंभ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों और अफसरों का होगा सम्मान। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि भी मौजूद रहेंगे। सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। 66 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में बनेगा भवन। सुबह 11 बजे गोमती नगर विस्तार लखनऊ में कार्यक्रम होगा। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण खबर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सांसद मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 बजे करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। निराला नगर के द ग्लोब में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां। तो आज दोपहर 2:30 बजे करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। निराला नगर के द ग्लोब में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजफ्फरनगर से अब खबर। शोरूम गांव में आज खाप पंचायत, जहां पहलवानों के प्रकरण को लेकर खाप पंचायत। खाप चौधरियों के साथ जिम्मेदार होंगे शामिल। खाप पंचायत में पब्लिक व्यक्ति की नो एंट्री है। नरेश टिकैत के पास है पहलवानों के मेडल। जहां पहलवानों के प्रकरण पर खाप पंचायत बेहद ही ज्यादा नाराज हैं और इसी को लेकर आज ये खास बैठक की गई है। तो शोरूम में कई राज्यों के पहुंचेंगे खाप चौधरी। पहलवानों ने खाप को दिया है 5 दिन का समय। 5 दिन बाद पहलवान खुद लेंगे बड़ा निर्णय। तो पहलवानों के प्रकरण पर खाप बेहद ही ज्यादा नाराज हैं। शोरूम में कई राज्यों के पहुंचेंगे खाप चौधरी और निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी।
लगातार महिला पहलवानों का समर्थन करते खाप पंचायतें नजर आ रही हैं और इसी के चलते 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको लेकर अब ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जहां इस बैठक के जरिए रणनीति पर भी आगे मंथन होगा कि किस तरीके से दबाव और बनाना है सरकार पर। जो बड़ी मांगे हैं लगातार महिला पहलवानों की हो या फिर खाप पंचायतें जो समर्थन कर रही हैं उनकी हो, उन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर ये खास बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले नए डीजीपी विजय कुमार। बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात हुई है। विजय कुमार ने मुलाकात की है जो कि नए डीजीपी हैं। उन्होंने अपना संभाला है कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोपियों को सजा देना प्राथमिकता बताई है। विजय कुमार, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी, सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जाएगी। विजय कुमार, अपराध में हमने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पिछले 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पुलिस को तकनीकी तौर पर मजबूत करेंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड सफलतापूर्वक चलेगा। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के 7 कार्यवाहक डीजीपी बने विजय कुमार। तो यूपी पुलिस के नए बॉस ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। यूपी पुलिस को मिला नया मुखिया। आईपीएस विजय कुमार को नए कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज। 1 साल से पुलिस महकमे को नहीं मिला परमानेंट डीजीपी। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को एक बार फिर नया कार्यवाहक डीजीपी मिल गया। प्रदेश को लंबे समय से परमानेंट डीजीपी का इंतजार है, लेकिन इस बार भी परमानेंट डीजीपी की जगह कार्यवाहक डीजीपी ने ही कार्यभार संभाला। कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजी सीबीसीआईडी के पद पर तैनात हैं। जनवरी 2024 तक इनका कार्यकाल है। 11 मई 2002 से डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर कार्यरत हैं। अब एक नजर डालते हैं कि इससे पहले कब कब कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए। यूपी के आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल को 30 जून 2021 को जिम्मा सौंपा गया। शासन ने 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को पद से हटाया, जिसके बाद 12 मई 2022 को देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजीपी का जिम्मा सौंपा गया। डीएस चौहान 11 महीने इस पद पर रहे और 31 मार्च 2023 को रिटायर हो गए। उसके बाद आरके विश्वकर्मा ने पद संभाला। अब तेज तर्रार आईपीएस अफसर विजय कुमार के हाथों में कमान है। कार्यभार संभालने के बाद नए कार्यवाहक डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का आभार जताया। अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं जन संवाद से पुलिस एवं प्रशासन के प्रति जनता में एक विश्वास कायम हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की एवं विश्व के सर्वोत्तम पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में मेरी निम्न प्राथमिकताएं रहेंगी। डीजीपी विजय कुमार ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना अपनी प्राथमिकता बताया। प्रदेश में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा विद्वेषकारी तत्वों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने तथा कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना को सरोकार करने हेतु शासन के निर्देश पर फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जा रही। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नए कार्यवाहक डीजीपी का क्या एक्शन होता है, कैसे वो प्रदेश की चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। समरसता अभियान के बागपत लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने बुधवार को राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी मोदीनगर पहुंचे। जयंत ने मोदीनगर तहसील के भोजपुर, फरीदनगर, तलहेटा तथा सिकरी खुर्द सहित दर्जन भर गांव का दौरा कर जनसभाओं को भी संबोधित किया।
सिकरी खुर्द में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार हर एक मुद्दे पर फेल हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के मंत्री जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार में किसानों का कहना नहीं सुना जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके चलते किसानों को खेती करना मुश्किल हो रहा है। जयंत चौधरी ने पहलवानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि देश की बेटियां शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनका उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और बेटियों के उत्पीड़न पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। 2011 में आखिरी सर्वे हुआ था देश में, उसके बाद कोई सेंसस नहीं करा पाई सरकार। कभी कोविड का बहाना लेते हैं, कभी जो है अभी तैयारियां नहीं है पूरी हो पाई। सेंसस सरकार जानबूझ के नहीं करा रही, क्योंकि उससे चीज़ों को खुलासा हो जाएगा, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए, क्या क्रय शक्ति एक साधारण किसान परिवार की आज है। क्योंकि जो सरकार दावा कर रही है कि सबसे तेज़ गति पे दुनिया में भारत ने तरक्की की, वहीं वो सरकार 82 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांटने को मजबूर हो रही है। वो तस्वीरें लोगों को व्यथित करने की, दुखी करने की हैं। और उसके बाद जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती हुई, कोई आंदोलन उनका अधिकार है, कोई विरोध करने का भी उनका अधिकार है। जब उनके खिलाफ जो पीड़ित महिलाएं हैं, यौन शोषण के उन्होंने आरोप लगाए, तो कहाँ जाएंगे। वे आस्था के साथ देश की राजधानी में बैठी थी कि यहाँ अगर हम लोग सवाल करेंगे सरकार पर। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाराबंकी के दौरे पर रहे। उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के महादेव ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 5 जून को अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली में पहुंचने का लोगों से आह्वान किया। सच है कि मत आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता को किया, इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरफ है। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनकी। गाजियाबाद का मानव हॉस्पिटल पश्चिम यूपी का पहला नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक हॉस्पिटल बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक तरीके से की जाती थी, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी यह संभव हो गया है। रोबोटिक तरीके से नी रिप्लेसमेंट करने से जहां एक ओर समय की बचत होती है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। वहीं गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये मेडिकल साइंस में दिन पे दिन तरक्की होती जा रही है। जो भी नई नई चीज़ें आती है, टेक्नोलॉजी आती हैं, ये मरीज़ के सुविधा के लिए, जल्दी रिकवरी हो, सर्जरी सेफ हो, उसके लिए है। तो जब से रोबोटिक का इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद मरीज़ को बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन हो गया है, पेन कम होता है और जल्दी मरीज़ घर जा सकता है और रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल नी ट्रांसप्लांट। ये मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मानव हॉस्पिटल ने हमेशा से, चाहे डॉक्टर हरीश गुप्ता जी हों, उनके साहबजादे हों, हमेशा समाज की सेवा की है। मेडिकल क्षेत्र में अच्छे स्टैंडर्ड्स स्थापित किए हैं और जिस प्रकार अभी पूर्व सैनिकों ने अपना बताया कि किस प्रकार डॉक्टर साहब के पुत्र ने, दोनों पुत्रों ने अलग अलग सेवा की है, निश्चित रूप से ईश्वर उनको बहुत बहुत शुभाशीष देगा और निश्चित रूप से अस्पताल नई ऊंचाइयों को छुएगा। मानव हॉस्पिटल के डॉक्टर शरद गुप्ता से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रोबोटिक तरीके से नी रिप्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझाया है। आपको सुनवाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रोबोट जो नी रिप्लेसमेंट करेगा। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और जो डॉक्टर इसको करने जा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपका परिचय जानना चाहिए।
मैं डॉक्टर शरद गुप्ता हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मानव हॉस्पिटल कविनगर गाजियाबाद से। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रोबोट है जो नी रिप्लेसमेंट करेगा। किस तरह से ये संभव हो पाया और किस तरह से अब ये काम करेगा? जी, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर एक फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है जो कि नी रिप्लेसमेंट में एक क्रांति है। इस रोबोटिक सिस्टम के द्वारा हम अपने मरीज को एक सटीक इम्प्लांट लगा पाते हैं जिससे उनकी नी में रिकवरी बहुत जल्दी आती है, ब्लड लॉस कम होता है, चलना इजी हो पाता है, दर्द की दवाइयाँ कम से कम रिक्वायर्ड होती हैं और एक बहुत बेहतर रिजल्ट आता है जिससे हमारे मरीज पहले से भी और ज़्यादा खुश रहते हैं। हम मानव अस्पताल में अपनी एक फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी बेस्ट पॉसिबल रेट्स पे देना चाहते हैं और यही हमारे लिए एक पहल है जिसके द्वारा हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा गया है कि रोबोटिक होगा, तो ऐसे में कितना इसको समय लगेगा और जो आम रिप्लेसमेंट होता है उससे कितना बेहतर होगा? आम रिप्लेसमेंट में मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। हड्डी के अंदर एक छेद करके अलाइनमेंट रॉड लगानी पड़ती है जिससे अलग टाइप की कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना रहती है। रोबोटिक सिस्टम में कम इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम एक बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे पाते हैं जिससे कि एक बेहतर रिजल्ट आता है। एक सवाल ये भी है कि जब इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी हो सकता है, तो इस पर क्या कहें? संक्रमण के खतरे की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी में संक्रमण का खतरा और कम होता है क्योंकि हमें उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कम यूज़ करने पड़ते हैं, स्पीड ज़्यादा रहती है और हम ज़्यादा सेफ्टी से कर पाते हैं। ये प्रणाली सेफ़ इसलिए भी है क्योंकि रोबोट में बोन बाउंड्री होती है जिसमें रोबोट उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाता है और वो उसके अंदर ही रहता है जिससे कि सॉफ्ट टिश्यू डैमेज कम होता है जिससे कि पेशेंट और जल्दी बेहतर होता है। एक आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज से शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में कितने लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला रोबोटिक सिस्टम हमने आज मानव हॉस्पिटल गाजियाबाद के सौजन्य से यहाँ लॉन्च किया है। इससे हम अपने कई सारे मरीजों को ये सुविधा पहुँचा पाएंगे जिसके लिए बहुत लंबे टाइम से दूर जाना पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया बात करें तो केवल गिने चुने हॉस्पिटल्स में ही ये फैसिलिटी है और हम उसमें से एक ये हॉस्पिटल हैं जिसने नई पहल ये स्टार्ट करी है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शरद जिन्होंने बताया कि किस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होने वाला है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी अनीस के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो रहा है, जहां बीते 14 दिनों में नशे का कारोबार कर रहे 2 ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान करीब 450 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं। वहीं इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम को बड़ा इनाम मिला है। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी में माफिया थर थर कांप रहे हैं। बुलडोजर का डर और एनकाउंटर के खौफ से बड़ा माफिया घुटनों पर है तो कई माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब माफिया के बाद प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए नशे के नेक्सस पर कमर तोड़ कार्रवाई जारी है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जब से जिले की कमान संभाली है, मानो अपराधियों पर एक के बाद एक प्रहार भी जारी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 14 दिनों में 2 ड्रग्स फैक्ट्री के सबसे बड़े नेक्सस पर प्रहार किया है, जिसके पास से करीब 450 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का एनडीएमए ड्रग्स का जखीरा बरामद किया गया है। ड्रग्स के इस काले खेल से विदेशी सौदागर युवाओं को नशे का आदी बनाकर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं, जिसका गौतम बुद्ध नगर की स्वाट टीम ने पर्दाफाश किया है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी सादमिया खान के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 2 ठिकानों पर चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर लगभग 450 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। इस कार्रवाई में ग्रेटर नोएडा के डीसीपी सादमिया खान ने स्वयं मोर्चा संभालकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहीं स्वाट टीम की कमान संभाल रहे यतेंद्र यादव और उनकी टीम अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। बीते दिनों जिले के टॉप 7 माफियाओं में से एक मनोज आसे को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजने में स्वाट टीम ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
अब 14 दिनों में 2 ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि नशे के इतने बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ करने के बाद ग्रेटर नोएडा के डीसीपी सादमिया खान, स्वाट टीम के प्रभारी यतेंद्र यादव, मुख्य आरक्षी संजीव कुमार और आरक्षी पुनीत को डीजी प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। डीजी प्रशंसा चिन्ह के लिए इन 4 जाबाजों के नाम गौतम बुद्ध कमिश्नरेट से भेजे गए हैं। वहीं दोनों ऑपरेशन में शामिल रहने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। इतना ही नहीं, इन जाबाजों का हौसला अफजाई करने के लिए सीपी लक्ष्मी सिंह ने 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की स्वाट टीम जिसने इस लंबे रैकेट को पकड़ा है, उनके लिए डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए हमारे द्वारा संस्तुति की गई है। बाकी टीम को हमारे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ टीम को 50,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। बहरहाल नशे का ये कारोबार किसकी सह पर चल रहा है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और ये कहां से इसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी भनक पुलिस को भी नहीं है। पुलिस आए दिन तस्करों को गिरफ्तार करती है, पर उनके हाथ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जो लोग इस काले खेल को होशियारी से खेल रहे हैं। गौरतलब है कि अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस ऐसे किसी न किसी ड्रग नेक्सस का भंडाफोड़ करती रहेगी या फिर नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस के हाथ उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जो पर्दे के पीछे से पूरा काम बखूबी निभा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ग्रेटर नोएडा से ललित पंडित की रिपोर्ट।